Hello guys, welcome back to my channel Departure from the Usual. And as you all know, हम इस चैनल पर कुछ ऐसी सच्ची क्राइम स्टोरीज़ के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो आज का केस है जॉन बने रामजे नाम की एक लड़की के बारे में। जॉन बने एक 6 साल की चाइल्ड ब्यूटी क्वीन थी और वो अपने परिवार के साथ बोल्डर, कोलोराडो में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माँ पैट्सी, पिता जॉन और बड़ा भाई बर्क रहते थे। उसने कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं के खिताब उस छोटी सी उम्र में जीत लिए थे, जैसे अमेरिकाज़ रॉयल मिस, लिटिल मिस चार्ली बॉय, लिटिल मिस कोलोराडो, कोलोराडो स्टेट ऑल स्टार किड्स कवर गर्ल, नेशनल टाइनी मिस ब्यूटी। 26 दिसंबर 1996 की सुबह जॉन बनी की माँ को एक फिरौती की चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में उनकी बेटी के बदले उनसे $1,18,000 की मांग की गई थी। ये सब देखने और पढ़ने के बाद पैट्सी ने पुलिस को सारी घटना की सूचना दी। पुलिस ने सारे मामले की जांच की, मगर उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता लगे कि घर में कोई बाहर का व्यक्ति घुसा था। आश्चर्य की बात ये थी कि $1,18,000 बिल्कुल वही रकम थी जो जॉन को अपनी कंपनी से उस साल बोनस में मिली थी। घटना के लगभग 8 घंटे बाद जॉन बने की लाश घर की बेसमेंट में मिलती है। पैट्सी और जॉन ने पुलिस को बताया कि वे सब घटना की रात अपने कमरे में ही सो रहे थे और जॉन बने का भाई बर्क भी पुलिस के घर आने के बाद ही उठा था। पुलिस को ये भी पता लगा कि जो पेन और पेपर फिरौती का लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था वो रामसेस के घर से ही लिया गया था। जॉन बने को जब पुलिस ने देखा तब उसकी कलाइयाँ बंधी हुई थी और उसका मुंह डक्ट टेप से बंद किया हुआ था। उसके गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और अंत में मौत का कारण दम घुटना और सर पर गहरी चोट लगना बताया गया। माना यह भी जाता है कि उसका शारीरिक शोषण भी किया गया था। शुरुआत में अधिकारियों को लगा कि जॉन बने की मौत के पीछे परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है, मगर 2008 में डीएनए टेस्ट के आधार पर वो इस इल्ज़ाम से मुक्त हो गए। बल्कि डीएनए टेस्ट्स के मुताबिक कोई बाहर का अनजान आदमी इस सब का जिम्मेदार था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे कई चीज़ें सामने आई, जैसे हत्यारे के जूतों के निशान उस सूटकेस पर हो सकते हैं जिस पर चढ़कर वो बेसमेंट की खिड़की से अंदर घुसा था। कुछ समय तक पुलिस पैट्सी पर भी नज़र रखे हुए थी, क्योंकि एक थ्योरी ये भी सामने आ रही थी कि पैट्सी ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मार दिया क्योंकि उसने बिस्तर गीला कर दिया था। उसके बाद पुलिस का शक जॉन बने के भाई बर्क पर भी गया कि बर्क ने ही अपनी बहन को मारा है और उसके माता पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए ये पूरा नाटक किया है। इस केस की जांच में कई कमियां भी पाई गई, जैसे जॉन बने की लाश मिलने से पहले ही परिवार ने रिश्तेदारों और दोस्तों को घर में बुला लिया था और वे सब घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते रहे और चीज़ों को उठाते रहे, इधर उधर करते रहे, जिस वजह से सारे सबूत नष्ट हो गए। घटना के दिन दोपहर 1 बजे पुलिस ने घर वालों और दोस्तों को एक बार फिर पूरे घर की तलाशी लेने को कहा और जो पहली जगह उन्होंने देखी वो थी घर की बेसमेंट और वहाँ उन्हें जॉन बने की लाश मिली। उसके पिता ने तुरंत अपनी बेटी को वहाँ से उठा लिया और घर के ऊपर ले आए और इस कारण अपराध स्थल के पास मौजूद सभी सबूत अस्त व्यस्त हो गए। पोस्टमार्टम के दौरान ये भी पता चला कि मरने से कुछ देर पहले जॉन बने ने अनानास खाया था, मगर उसके माँ बाप के मुताबिक उस रात जॉन बने ने ऐसा कोई फल नहीं खाया था। लेकिन घटना के दिन घर की रसोई से एक कटोरी मिली जिसमें अनानास था और उस पर जॉन बने के भाई बर्क की उंगलियों के निशान भी मिले थे। वहीं दूसरी ओर घर में किसी अनजान के दाखिल होने की थ्योरी को सही साबित करते हुए कई सबूत मिले, जैसे जॉन बने की लाश के पास से जूतों के निशान मिले थे जो परिवार के किसी सदस्य के जूतों के नहीं थे। बेसमेंट में एक टूटी हुई खिड़की मिली जिससे कोई बाहर वाला आसानी से अंदर आ सकता था
साथ ही साथ जॉन बने के कपड़ों पर खून की बूंदें मिली जो किसी अनजान आदमी की थी। रामसेस के घर में बहुत गद्देदार कालीन बिछे थे, जिसके कारण वो हत्यारा आसानी से जॉन बने को नीचे ले गया होगा और परिवार के किसी सदस्य को कोई आवाज़ नहीं आई होगी। इस पूरे केस का एक बहुत ही मशहूर संदिग्ध था जॉन कार। उस साल 2006 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया क्योंकि उसने जॉन बने को मारने का दावा किया था। उसके मुताबिक उसने जॉन बने को कोई नशीला पदार्थ दिया था और उसका शारीरिक शोषण भी किया था। मगर जॉन बने के शरीर में ना तो कोई नशीला पदार्थ मिला था और ना उसका डीएनए किसी भी सैंपल से मिल रहा था, तो जॉन कार को रिहा कर दिया गया। पूरे केस में जो बात मुझे अजीब लगी वो ये थी कि जो फिरौती की चिट्ठी घर से मिली थी, और यही बात पुलिस को भी खटकी थी कि वो चिट्ठी 3 पन्नों जितनी लंबी थी और फिरौती की चिट्ठी में शायद कोई हत्यारा या अपहरणकर्ता यही लिख सकता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और मुझे इतने पैसे चाहिए। इससे ज़्यादा शायद कोई हत्यारा या अपहरणकर्ता नहीं लिखता। और क्या आप सबको नहीं लगता कि $1,18,000 बहुत ही अजीब सी रकम है? मतलब हत्यारा इतना सटीक रकम कैसे मांग सकता है? इसकी बजाय वो $2 लाख भी मांग सकता था। मगर ये रकम बिल्कुल वही थी जो जॉन रामसे को क्रिसमस बोनस में मिली थी। इस बात के 2 मतलब निकलते हैं कि या तो अपहरणकर्ता इस बोनस के बारे में जानता था या फिर जॉन ने वो फिरौती की चिट्ठी खुद ही लिखी थी और ये दिखाना चाहा था कि इस सब के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो जॉन को जानता है। तथ्य बहुत सारे हैं मगर ये केस आज तक अनसुलझा ही है और हम शायद ही कभी नहीं जान पाएंगे कि एक मासूम बच्चे की जान इतनी बेदर्दी से आखिर ली किसने। पूरा केस सुनने और समझने के बाद आप सबको क्या लगता है कि उस 6 साल की बच्ची की हत्या के पीछे आखिर था कौन? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले केस के साथ एक नई वीडियो में। Until then, signing off.